वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमने सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उनको होते हुए लगभग दो वीडियो हमने अपलोड भी कर दी है। तो यह आज का तीसरा दिन है हमारा और तीसरे दिन हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये 20 प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि आपके इन 20 प्रश्नों से लगभग 50 से लेकर के 60-70 प्रश्न सोल्व होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली पर्वत का सबसे कम विस्तार किस जिले में है। दोस्तों अगर हम माने तो अरावली को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली में जैसे जयपुर आ जाता है, अलवर आ जाता है, सीकर, ये सभी उत्तरी अरावली में आ जाते हैं। और मध्य अरावली में आता है अजमेर का क्षेत्र। और दक्षिण अरावली में आता है दोस्तों अपने पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद का क्षेत्र। सबसे ज्यादा विस्तार अपने दक्षिण अरावली में देखने को मिलता है, जहां पे हम जान सकते हैं कि ज्यादातर उदयपुर में अपन को सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम की बात हो रही है, तो कम में तो दोस्तों अपन को अजमेर में कम विस्तार देखने को मिलता है इसका। ठीक है, तो मध्य अरावली या बोले तो अजमेर में ही कम स्थान देखने को मिलता है विस्तार इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, और सर्वाधिक आपसे पूछ ले तो उदयपुर आपको सर्वाधिक करना है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि उत्तरी अरावली श्रृंखला की ऊंचाई चोटी बहरोच किस जिले में स्थित है। दोस्तों अपन को पूछ रहा है कि उत्तरी अरावली श्रृंखला की ऊंची चोटी बहरोच किस जिले में है। हमें पता है कि उत्तरी अरावली में तो लगभग अपने अलवर आता है, जयपुर आता है और सीकर कुछ क्षेत्र आता है, लगभग आता है ये। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि बहरोच चोटी तो अपने अलवर में ही होगी। ठीक है, अलवर में ही है। ठीक है, तो बहरोच का संबंध अपने अलवर से है। और आपसे पूछ ले कि रघुनाथगढ़ कहाँ से है, तो सीकर से है अपने रघुनाथगढ़ चोटी। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तथा टोंक जिले के बनास बेसिन भाग को क्या कहा जाता है। यानी कि भीलवाड़ा में तो स्थित जहाजपुर और टोंक जिले के बनास बेसिन भाग को हम किस नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों का एक ही नाम है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर और टोंक के बनास बेसिन को हम खैरात के नाम से जानते हैं। ठीक है, खैरात के नाम से इनको हम जानते हैं, ऐसा आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इसको माल खैरात भी कह सकते हैं। ठीक है, माल खैरात या खैरात के नाम से इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि निम्न में से कौन सा पर्वत बूंदी जिले में स्थित है। यानी कि ऐसा कौन सा पर्वत है इनमें से जो बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि बूंदी जिले में पर्वत है आड़ावल पर्वत। ठीक है, आड़ावल पर्वत अपने बूंदी जिले में है। और आपसे पूछ लेंगे नागपाड़ कहाँ पे है, तो नागपाड़ आप सबको पता होगा ये अपने अजमेर में है। नागपाड़ कहाँ पे, अजमेर में है। और गिरवा पूछ ले तो ये अपने उदयपुर में है। गिरवा पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर में गिरवा पर्वत है। और आड़ावल अपने बूंदी में है। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि लूणी जवाई बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं। यानी कि लूणी और जवाई बेसिन में आने वाले जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जालोर आता है, सिरोही आता है और पाली आता है। ये तीनों के तीनों जिले अपने लूणी बेसिन में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, छठा प्रश्न है दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस दर्रे के पास स्थित है। यानी कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो किस दर्रे के पास स्थित है। तो ये प्रश्न दोस्तों दर्रे से भी लिया गया है और आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस दर्रे के पास है, तो आपको बताना है दोस्तों हाथीगुड़ा के पास अपना कुंभलगढ़। ठीक है, इसको मेवाड़ में दोस्तों नाल भी कहा जाता है। हाथीगुड़ा दर्रे को मेवाड़ में नाल नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, नाल के नाम से इसको जाना जाता है। और आपसे पूछ ले कि गोरम घाट दर्रा कहाँ पे है, तो गोरम घाट दर्रा दोस्तों राजसमंद में है। कहाँ पे है, गोरम घाट राजसमंद में है।
जहां पे उदयपुर और जोधपुर का रेल मार्ग इसी दर्रे पर है। ठीक है, गोरम घाट दर्रे पर ही अपने उदयपुर और जोधपुर का रेल मार्ग स्थित है। ठीक है, और सोमेश्वर दर्रे के बारे में आपसे पूछ ले तो सोमेश्वर दोस्तों, सोमेश्वर दर्रा अपने पाली में है। कहां पे है? पाली में है सोमेश्वर दर्रा। चलिए 7वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पूर्वी पठार स्थित है। यानी कि राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठार स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह है 9.3, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है दोस्तों कि बीजासन का पहाड़ किस जिले में स्थित है। आपसे कोई पूछ ले कि बीजासन पहाड़ अपने किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों बीजासन का पहाड़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बीजासन का पहाड़ अपनी भीलवाड़ा में है, लेकिन भीलवाड़ा में भी पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो मांडलगढ़ आपको ऑप्शन नंबर टिक कर देना है, मांडलगढ़ में है। भीलवाड़ा में कहां पे? मांडलगढ़ में है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में आप सबको पता है कौन सा पहाड़ है? मेसा का पहाड़। मेसा का पहाड़ अपने चित्तौड़गढ़ में है। और जयपुर में पूछ ले तो बैराट की पहाड़ियां जयपुर में है। ठीक है, और आपसे बाड़मेर में पूछ ले तो 56 की पहाड़ियां अपने बाड़मेर में है। ठीक है, पता चला दोस्तों बीजासन का पहाड़ अपने भीलवाड़ा मांडलगढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का मेसा का पठार है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है? मेसा का पठार। जयपुर में पूछ ले तो बैराट की पहाड़ियां हैं, और बाड़मेर में पूछ ले तो 56 की पहाड़ियां अपने कहां पे है? बाड़मेर में है। तो इसी तरह अपने 4 प्रश्न आराम से क्लियर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बीजासन का पहाड़ अपने भीलवाड़ा में है, सही हो जाता है। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। एक तो बांसवाड़ा है और एक डूंगरपुर है, इसके मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अपन को पता करना है। दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को। ठीक है, और यहाँ पे काठल क्षेत्र दोस्तों, काठल क्षेत्र अपने प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को हम काठल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और गिरवा आप सबको पता है कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम गिरवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 56 का मैदान दोस्तों, 56 का मैदान अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। यहाँ पे 56 का मैदान नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 56 गांव और 56 नालों का समूह है, इसलिए इसको 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपसे पूछ ले 1 नंबर में कि उपनाम के बारे में, तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है पूछ लेगा तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? आपको जवाब देना है भीलवाड़ा। ठीक है, और जैसलमेर के भी कई नाम है, चित्तौड़गढ़ के भी कई नाम है, कोटा के भी कई नाम है, आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि डेबर झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है। दोस्तों डेबर झील जब अपने कहां पे है? उदयपुर में है डेबर झील। इसको किस नाम से भी और जाना जाता है? तो दोस्तों इसको इसको जय संबंध झील के नाम से जाना जाता है। जय संबंध गलत है, जय संबंध झील के नाम से डेबर झील को जाना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। इसका निर्माण दोस्तों आपसे पूछ रहे तो महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों गोमती नदी पर करवाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि गोमती नदी पर इसका निर्माण, गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया था। और इस पर दोस्तों 7 टापू है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़े टापू का नाम आपसे पूछ ले तो बाबा का भांगड़ा। ठीक है, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू का नाम है। सबसे छोटे टापू का नाम पूछ ले तो प्यारी सबसे छोटा टापू का नाम है, जयसंबंध झील के किनारे है। ठीक है, इतने प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है दोस्तों कि किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। यानी कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों ऐसी झील दोस्तों कौन सी है? वो है दोस्तों फतेह सागर झील। ठीक है, फतेह सागर झील जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। कहाँ है फतेह सागर झील दोस्तों? ये अपने उदयपुर में है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, और इस फतेह सागर झील के किनारे ही अपने नेहरू उद्यान भी है। ठीक है, क्या है? नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान भी है, और यहाँ पे सौर वेधशाला बनी हुई है। ठीक है, चले दोस्तों 13वां प्रश्न है आप सबके सामने कि किस झील के किनारे मैडम मैरी द्वारा जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था। यानी कि किस झील के किनारे मैडम मेरी द्वारा जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये अपने पुष्कर झील के किनारे करवाया गया था। पुष्कर झील आप सबको पता है कहां पे है? अजमेर में है। पुष्कर झील कहां पे है? अजमेर में है। ठीक है, जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है।
ठीक है, सावित्री माता का मंदिर है। और यहाँ पे पुष्कर झील में दोस्तों 52 घाट है। कुल कितने हैं? 52 घाट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे गांधी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, विसर्जित की गई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, 14वां प्रश्न है दोस्तों कि किस झील पर जग महल व जग निवास महल स्थित है? यानी कि ऐसी कौन सी झील है जिस पर जग मंदिर महल व जग निवास महल स्थित है? जग मंदिर महल व जग निवास महल स्थित है दोस्तों। ये अपनी कौन सी है? पिछोला झील है। इसी के किनारे अपने जग मंदिर और जग निवास महल स्थित हैं। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण दोस्तों ये अपने राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था? एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और पिछोला झील के किनारे ही मैं आपको बता दूं कि नटनी का चबूतरा है। ठीक है, जिसका निर्माण महाराणा जवान सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नटनी का चबूतरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा 1 नंबर में कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए पिछोला झील के किनारे है, जिसका निर्माण महाराणा जवान सिंह ने करवाया था। ठीक है, 15वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि सिलीसेड झील का निर्माण कब करवाया गया था? एक बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, सिलीसेड अपने कहां पे है? अलवर जिले में है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाने वाले शख्स कौन थे? विनय सिंह थे। कौन थे? विनय सिंह थे। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1845 को। ठीक है, 1845 को इसका निर्माण करवाया गया था सिलीसेड झील का। चलें, 16 प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जो इनमें से असंगत है, यानी कि संगत नहीं है? मेजा बांध कोठारी नदी बिल्कुल, मोरेल बांध माही नदी ये गलत है दोस्तों। मोरेल बांध माही नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। मोरेल बांध तो अपने मोरेल नदी के किनारे स्थित है, यह अपन को पता होना चाहिए। पौंग बांध व्यास नदी के किनारे बिल्कुल सही है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी के किनारे बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध भरतपुर जिले में नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से चारों में से बांध है जो भरतपुर में नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। भरतपुर जिले में दोस्तों शाही बांध है, अजान बांध है, बंद बारेठा बांध है, लेकिन दोस्तों सरेरी बांध दोस्तों अपने भरतपुर में नहीं है। सरेरी कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सरेरी बांध कहां में पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, भीलवाड़ा में दोस्तों सरेरी बांध भी है, मेजा बांध भी है, अंडवाना बांध भी है, खारी बांध भी है। ये 3-4 बांध सभी के सभी अपने भीलवाड़ा में पड़ते हैं। 18वां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों मैंने ये प्रश्न बहुत ही छांट के लिए हैं आपके लिए, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूं, उनको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या अच्छे से सुन सकते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कि काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? आपसे पूछ ले काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों काली सिंध नदी की लंबाई आपसे पूछ ले तो 278 है। ठीक है, 278 किलोमीटर अपने काली सिंध नदी की लंबाई है। कितनी है? 278 किलोमीटर। और आपसे पूछ ले कि दोस्तों ये 465 किलोमीटर किसकी है? तो 465 किलोमीटर अपने घग्गर नदी की है। घग्गर नदी की है 465 किलोमीटर। और आपसे पूछ ले कि 190 किसकी है? तो 190 बेड़च नदी की है। किसकी है? बेड़च नदी की। और आपसे पूछ ले कि 480 किलोमीटर किसकी है? तो बनास नदी की है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि किस नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो 278 अपने काली सिंध की है, 465 अपने घग्गर की है जिसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, और 190 किलोमीटर अपने बेड़च की है, और 480 किलोमीटर सबसे ज्यादा अपने बनास नदी की है। ठीक है, चलिए 19वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है? यानी कि जो अपने पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा ज्यादातर किस मानसून से होती है? दोस्तों हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से ही अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, उसी से ही होती है, ज्यादा तो कहां होती है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लगभग अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? यानी कि गर्मियों में होने वाली जो अधिकांश वर्षा है दोस्तों वो राजस्थान में किन हवाओं के कारण होती है? दोस्तों वो होती है अपने मानसूनी हवाओं के कारण।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षा में आने लग चुके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अब मैंने आपको 20 से भी ज़्यादा प्रश्न करवाए हैं, वैसे तो लगभग 50 तो मान लीजिए। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग। धन्यवाद।